Hello students, today we are going to start our new chapter relation and function. This is the second chapter of the 11th mathematics. Okay, जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं वो पढ़ेंगे इसमें. ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन का. तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी. ये जो मैंने अभी डेफिनेशन यहाँ पे राइट की हुई है ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है डेफिनेशन जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में है. बट इस डेफिनेशन को भी क्लियर कराऊंगी. बट पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस टर्म से थोड़ा सा फैमिलियर करवा देती हूँ. फिर इस डेफिनेशन पे आते हैं. उससे ईजी हो जाएगा इस डेफिनेशन को मतलब समझना भी. तो देखो सबसे पहले देखो हमने जो है सेट थ्योरी पढ़ ली. जो फर्स्ट चैप्टर था अपना वो सेट वाला चैप्टर था और सेट वाला चैप्टर कर लिया तो ये चैप्टर इजी हो जाएगा. अदरवाइज अगर हमने सेट नहीं किया होता और जो बच्चा सेट नहीं कर रहा और इस वीडियो को देख भी रहा है तो उसको वो अच्छे से समझ भी नहीं आएगा. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे हम सेट के देखो यहाँ पे सेट ही लेंगे. मान लो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लेट मैंने दो सेट लिए. एक तो सेट ले लेते हैं ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे. जैसे 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट में. एंड द सेकंड सेट इज 3 and 4. इसके अंदर है 2 एलिमेंट्स. ओके, दो सेट ले लिए हमने. देखो हम अब तक सिंपल प्रोडक्ट सीखते आ रहे हैं. ठीक है. कोई भी दो नंबर है उनके बीच में प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम क्या है? देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी एक तरह की मल्टीप्लिकेशन ही है, एक प्रोडक्ट ही है. बट यहाँ पे ना दो नंबर या दो टर्म ना होकर के क्या है दो सेट के बीच की मल्टीप्लिकेशन है ना. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक अलग तरह का प्रोडक्ट हो गया जो सेट को मल्टीप्लाई कर रहा है. ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना. इसका साइन क्या है? देखो इसको लिखने का A क्रॉस B. देखो ये क्या होता है? ये प्रोडक्ट का सिंबल है और हम दो सेट के बीच में प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. एंड दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. और यही क्या है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब ये होता कैसे है इसको देखो कैसे होगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे देखो कार्टेशियन अगर हम दो सेट में एक प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा यानी कि जो भी इन दोनों सेट को इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक सेट ही होगा. तो उसको हम करली ब्रैकेट में तो यहाँ जो भी एलिमेंट आएंगे उसको करली ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि वो भी एक सेट ही आएगा. अब देखो उस सेट के एलिमेंट कैसे होंगे कैसे और ये कैसे आएंगे. ध्यान से देखो बच्चों. ये हमारा फर्स्ट सेट है A. मैंने इसका फर्स्ट एलिमेंट चूज किया 1. मैंने 1 को लिया और इस 1 को ना इस B सेट के जितने भी एलिमेंट है अभी यहाँ पे 2 हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना. तो जितने भी एलिमेंट है उन सब के साथ ना पेयर बनाने हैं. ठीक है ना. पेयर मतलब अपना एक तरह से उन्होंने 1 ने इन दोनों को अपना जोड़ीदार बनाना है ना. पेयर इनके साथ पेयरिंग करनी है. यहाँ पे देखो कैसे 1 ने 3 के साथ पेयरिंग करी. ओके. और फिर 1 ने किसके साथ पेयर करा 4 के साथ. ओके हो गया 1 का. तो अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 2. 2 ने क्या करा 2 ने करा 3 के साथ पेयर. फिर 2 ने किया 4 के साथ. 2 ने भी B के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयर कर लिया. अब 3 की बारी है. 3 ने इसका एलिमेंट क्या है यहाँ भी 3 है तो कोई नहीं 3 के साथ पेयर किया और फिर 3 ने 4 के साथ. अब मुझे ये बताओ A सेट के हर एक एलिमेंट ने B सेट के हर एक एलिमेंट के साथ अपना पेयर बना लिया. ठीक है. इनकी पेयरिंग हो गई. ठीक. अब ये जो है देखो ये जो पेयर हैं जैसे यहाँ पे 1 3 इनको बोलते हैं बच्चों ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर. ये जो पेयरिंग आई है हमारी जो ये आपकी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने दो नंबर को लिखा 1,3 ये जो है ये ऑर्डर्ड पेयर है. ठीक है. अब ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट आया है ना जो दो सेट के का प्रोडक्ट निकाल के यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो नया सेट बना है. ठीक है. कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से जो नया सेट बना है उसके एलिमेंट ना इस टाइप के होंगे पेयरिंग वाले, है ना. ये पेयर्स यानी कि उसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में होंगे. ठीक है. इसलिए देखो मैंने इन सारे ऑर्डर्ड पेयर को कोमा से सेपरेट कर रखा है क्योंकि सेट की डेफिनेशन में ये बोला गया है कि सेट्स के एलिमेंट्स हमेशा करली ब्रैकेट में ही रखे जाते हैं और कोमा से सेपरेट होते हैं. तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी है. बट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो थे इसके जो सेट हैं वो पेयर वाले हैं, है ना. ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है. अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है इनको देखो ध्यान से समझो एक बार. ये ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर नाम जो है इसका यहाँ पे क्यों है? ये ऐसे ही इनका नाम ऑर्डर पेयर नहीं पड़ गया. इसमें क्या है कि ये जो एलिमेंट्स है ना ये एक ऑर्डर में सेट है. ऑर्डर में सेट करने का मतलब ये देखो ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ना 1 ये A का एलिमेंट है एंड द सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम द सेकंड सेट. मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना पेयर का वो आपके जो आपने प्रोडक्ट किया है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो आप सेट का तो जो
फर्स्ट सेट जो आपने लिया है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम द सेकंड सेट। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि कोई बच्चा मुझे बोल दे कि मैम ये भी इसी का ही होगा, नहीं, ये ए क्रॉस बी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है ना, बिलोंग का साइन है ना, ये बिलोंग्स टू का आपने सेट में पढ़ा हुआ है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका जो है, एक बात बताओ, सेकंड सेट कम्स फ्रॉम द सेकंड सेट। अब देखो सेकंड सेट में तो 1 कहीं है ही नहीं। ठीक है ना, पेयर क्या है, ये हमने रोंग बना रखा है। ऑर्डर्ड पेयर नाम ही इसका इसलिए है कि अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, तो अगर ए क्रॉस बी निकाला और आपका पेयर ए बी है, तो ए बी टाइप के पेयर हैं, ये जर्नल पेयर को बिलोंग कर रहा है। मतलब जितने भी ये पेयर्स हैं सारे ए बी से डिनोट कर दिए, मतलब ये ए एलिमेंट ए का है और बी एलिमेंट बी का है। अगर ऐसे पेयर बन रहे हैं सारे, तो हमारा वो क्या है, ऑर्डर पेयर जो है, ये एक ऑर्डर में सेट है, तो हमारे जितने भी ऑर्डर पेयर आए वो सही है। अगर किसी ने बोला कि अगर ये वाला हो जाए मैम, ये इससे बिलोंग करेगा, देखो ये वाला पेयर ए से कर ही नहीं रहा बिलोंग। ठीक है ना, ये वाला जो है फर्स्ट सेट जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये वाला पेयर जो है ना गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए लिखा है कि ये एक ऑर्डर में सेट है। जितने भी ए क्रॉस बी के सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उसका कोई भी एक एलिमेंट आप उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, और उसका फर्स्ट एलिमेंट अगर आप देखोगे वो फर्स्ट सेट से ही होगा, और सेकंड एलिमेंट किससे होगा, सेकंड सेट से ही होगा। ये एक ऑर्डर में, ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस है बच्चों। डायरेक्शनल मतलब उल्टी नहीं हो सकती। ठीक है ना, अगर आपने इसको उल्टा किया तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसीलिए हमेशा क्या होता है कि ए क्रॉस बी है ना डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए आएगा। मतलब आप ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, फिर बी का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे और इसके एलिमेंट्स जो होंगे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मतलब जो यहां से जो आपके सेट आएगा वो और यहां से जो आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके पेयर जो है बिल्कुल अलग होंगे। अगर 1 3 पेयर यहां से है तो इसमें 3 1 पेयर होगा, उल्टा हो जाएगा। और कभी भी ये जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब वो मैं बताऊंगी आपको इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर होते हैं ना, उनके एलिमेंट, अगर बच्चों कभी भी ऑर्डर पेयर आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, आपको ऐसे दे रखा है, इट मीन्स जो x की वैल्यू है ना वो 2 है और y की वैल्यू 1 है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। हम इनको कंपेयर करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो सकते होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि x को आपने 1 के इक्वल कर दिया और y को 2 के, नहीं, ये रॉन्ग अप्रोच हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो, अगर 2 ऑर्डर पेयर हमने इक्वल किए हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ही इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ही इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से ये जो है एक ऑर्डर में सेट है, और एक इसीलिए इनको बोला गया है कि एक डायरेक्शनल जो प्रोसेस है, इसमें अगर डायरेक्शन उल्टी करी तो सारा काम जो हो जाएगा वो गड़बड़ हो जाएगा, सारे पेयर क्या हो जाएंगे, फिर तो उनका कोई मतलब, जो वो कहते हैं ना कि पेयर आपने दिए और उल्टे पुल्टे बना दिए तो सारे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सारी अप्रोच ही गलत लगा दी। तो यहाँ पे ये सारे एक ऑर्डर में सेट होते हैं। अब यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, ये देखो। इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट और ले लिया, उसमें मेरे एलिमेंट है 1 2 एंड 3, एंड जो सेकेंड सेट है उसमें मैंने ले लिया 4 5 6 एंड 7, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट ए एंड बी, दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से, फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे ए है ना, तो ए का चूज करेंगे। ये नहीं कि हमने 4 उठा लिया और फिर हम इसके पेयर बनाने लगे, नहीं, जो फर्स्ट पोजीशन पे है ना उस सेट से एक एलिमेंट चूज करना है। मैंने फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट चूज करा और पेयर बनाना स्टार्ट करा उस एलिमेंट ने सबके साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 4 1 5 1 6 एंड 1 7। अब देखो ये एलिमेंट है तो कोमा से क्या होंगे, सेपरेट। ठीक है, और अब है 2 की बारी, 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7, इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब 3 की बारी, 3 4 3 5 3 6 3 7, देखो सबके पेयर बन गए। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा ये आएगा। और ये एक ऑर्डर में, मैंने बता दिया, ये सारे ऑर्डर पेयर्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड द सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम द सेकंड सेट। ठीक है, ये जो आपका पेयर है इसको आप उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शनल प्रोसेस है, इसको अगर उल्टा करोगे तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट में आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट में दिखाते हैं तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितने हैं यहाँ पे, 3,
एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये कितने हैं 4 है। ठीक है, तो अब देखो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, यानी कि ये भी एक फॉर्मूला ही हो गया जनरेट हमारे पास यहाँ से कि मान लो अभी तो हमें यहाँ पे 3 और 4 इस टाइप के 3-4 एलिमेंट दे रखे हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो ए के अंदर दे देते कि 35 हैं और बी के अंदर बोल देते कि मान लो कितने भी हो सकते हैं, मान लो 10 है। ठीक है, अगर इतने दे देते तो क्या हम सारे पेयर बनाते? अब आप देखो ना, आप इसमें 3 एलिमेंट लिए थे, इसमें 4 लिए थे, तब भी कितने सारे बन गए यहाँ पे पेयर। अगर इसमें एलिमेंट्स मान लो इसमें इतने दे रखे हैं और इतने दे रखे हो, और मान लो यहाँ पे हमें एलिमेंट्स ना भी दिए हो, ठीक है ना, मान लो मुझे सेट ए और बी दिया ही ना हो, सीधा ये बता दिया कि ए के सेट के अंदर इतने एलिमेंट है, बी सेट के अंदर इतने एलिमेंट है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। सीधा यही क्वेश्चन अगर 1 मार्क में मुझे पूछेंगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो यहां से देखो, यहां से हमारा फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4 कितने हैं सॉरी बी कितने हैं 4, तो ये मल्टीप्लाई होके देखो 12। तो यहां से क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लेना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ जाता है पेपर के अंदर इस चैप्टर से कि अगर आपको 2 सेट्स में दोनों में अलग अलग से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो आप जो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बताओ। तो मान लो अगर ऐसे दे रखा है तो आप क्या करोगे 35 इंटू 10 कर दोगे और सीधा बता दोगे 350 होंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, तो जब भी और ये एक चीज और है, ये हमें ना हेल्प भी करता है ये फॉर्मूला। मान लो अभी ये इसमें हमें एलिमेंट दे रखे, मान लो कोई पेयर हमसे छूट जाए, जल्दी जल्दी में हमने पेयर बनाया, मान लो मैं ये वाला पेयर बनाना भूल गई, यहाँ पे मैंने ये वाला पेयर जो है मेरा रह गया, तो अब मैं जब काउंट करूंगी तो मैंने देखा कि पता चल रहा है कि इसमें 12 होने चाहिए और मेरे 11 आ रहे हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि इसका मतलब कोई मिसिंग है पेयर, और उसको हम फिर इजीली चेक कर लेंगे जिससे मेरा क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में फाइंड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इस तरह से हम जो है सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स जो हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो निकाल सकते हैं अगर हमें सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो तो। ठीक है, अब जो सेकेंड चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, अब देखो अगर मैंने अभी बोला कि ए क्रॉस बी कभी भी ना बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, हाँ बिल्कुल नहीं होगा, बट एक केस ऐसा हो सकता है कि मान लो मैंने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मान लो मैंने देखो अभी मैंने क्या किया था, इसको मैं आपको एरो डायग्राम से भी बता देती हूँ। देखो यहाँ पे अभी हम इसी सेट को ले लेते हैं, जो पहले वाला हमने लिया था 2 3 एंड 3 4 ऐसे था, ये मेरा ए सेट था, ये मेरा बी सेट था। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे किया था, पेयर कैसे बनाए थे कि 1 का 3 के साथ 1 का 4 के साथ, इस तरह से पेयर बनाए। ठीक है, अब जो है मैंने 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ ये वाला पेयर बनाया। फिर जो है मैंने यहाँ पे बनाया 1 मिनट 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ, इस तरह से पेयर बनाया। अब देखो ये मैंने एरो डायग्राम से इसको इस तरह से दिखाया। ठीक है, अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ये जो पेयर है आपका जब बनाऊं तो ए से ए पे ही बना दूं, कोई जरूरत तो नहीं है, क्योंकि कोई भी 2 सेट्स पे क्या हम 3 को 3 से गुना नहीं करते, नंबर सिस्टम में कर सकते हैं, तो किसी एक सेट को उसी सेट से वापस भी गुना कर सकते हैं, है ना, प्रोडक्ट कर सकते हैं उसका, तो ए क्रॉस ए भी तो हो सकता है, तो ए क्रॉस ए, तो ये खुद से अपने जो है अपने साथ भी प्रोडक्ट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो मान लो 1 2 एंड 3 1 2 3 दोनों तरफ वही सेट है, तो 1 का 1 2 के साथ 1 के साथ 3 के साथ, इसी तरह से किसका आ जाएगा आपका 2 का आ जाएगा, 2 का 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ, फिर किसका आ जाएगा आपका 3 का आ जाएगा, 3 का 1 के साथ 2 के साथ और 3 के साथ। इस तरह से जो है सारे पेयर बन जाएंगे। इसमें कितने पेयर बनेंगे देखो यहाँ पे हमारे कितने पेयर आएंगे, 1 का 1 के साथ है, 2 के साथ है, फिर 3 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ 2 के साथ और फिर हमारा 3 के साथ। ठीक है, ये जो है हमारे ए क्रॉस ए सेट में ये सारे जो है पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस ए। अब देखो ये वाली जो सिचुएशन है ये तो कभी हो नहीं सकती कि अगर मान लो ए और बी दोनों सेट क्या है इक्वल नहीं है,
अगर मैंने दोनों सेट डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं, जैसे अभी यहाँ लिए थे, तो आप कभी भी देख लो, ये एग्जांपल आपके सामने है, आप एक ए क्रॉस बी निकालोगे तो आपके एलिमेंट इस तरह के आएंगे। अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो बी से ए सेट के ऊपर यहाँ पे आपके 3 4 और 1 2 3 आप करोगे, पेयर सा लगाएंगे। आप चेक कर सकते हो, या आप रफ नोटबुक में साथ के साथ करके देख भी सकते हो, ये बिल्कुल डिफरेंट पेयर आएंगे। तो ये कभी इक्वल नहीं होंगे। अगर कब, जब ए और बी दोनों नॉन इक्वल सेट है। अगर हमारे पास दोनों ही सेट सेम हो जाएं, ठीक है, तो आप ये बताओ फिर तो इक्वल हो, ये वाली पॉसिबिलिटी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक रो से आप इसको कम्यूट करोगे, यानी कि इस सेट को लो पहले या इस सेट को लो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तरफ ए ही है। तो इस सिचुएशन में क्या आएंगे, आप वही पेयर आ जाएंगे। आप इस ए से इस ए पे करो या इस ए से इस ए पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आपके ऑर्डर पेयर सेम हो जाएंगे। तो ये वाली सिचुएशन तो आपको ऑब्वियस सी बात है, ये तो होनी है। बट अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको दो सेट अनइक्वल दिए हैं और तब आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल रहे हो, तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि उनके पेयर बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। किसी भी कोस्ट पे वो इक्वल बिल्कुल नहीं आएंगे। आप कोई भी दो नॉन इक्वल सेट लेके आप चेक कर सकते हो इजीली। अब एक बार हम बच्चों इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अब देखो, आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जो हमने यहाँ पे करा था। यहाँ पे देखो, given two non-empty set A and B, the Cartesian product A cross B is the set of all ordered pairs of element from A and B। ध्यान से देखो, पहली बात तो क्या बोला है कि दो जो है नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। क्यों? अगर एक बात बताओ बच्चों, अगर मान लो ए सेट है, ठीक है, वो एम्प्टी सेट है, फाई से डिनोट करते हैं, है ना, या फिर कैसे कर देते हैं, करली ब्रैकेट को ऐसे खाली छोड़ दो, एक ही बात है ये और ये, ठीक। तो अगर ये एम्प्टी सेट है, आप मुझे बताओ ए हो जाए, या मैं कहती हूँ नहीं ए तो नॉन एम्प्टी है और ना बी जो है वो एम्प्टी सेट है। अब आप मुझे बताओ पेयर किसके साथ बनाओगे, ए के एलिमेंट किसके साथ पेयर बनाएंगे जब बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर पेयर ही नहीं बनेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से आएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या कि दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट होंगे तभी हम उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये यही बात बोल रहे हैं, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो जो आपके जब ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हो तो जो सारे ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर आएंगे, किसके, ए क्रॉस बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स कैसे होंगे और पेयर्स में, कहां से, फ्रॉम ए एंड बी, ए से बी के ऊपर, ठीक है। तो कैसे होगा ए क्रॉस बी जो सेट होगा उसमें ए बी टाइप के पेयर आएंगे। देखो ये इसको मैथमेटिकली जो है लिखा हुआ है, ये जो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है इसको मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे क्या है कि ये सेट है और सेट में ए बी टाइप के पेयर हैं, सच दैट, इसको बोलते हैं, दो बिंदी जो मैंने लगा रखे हैं इनको बोलते हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब समझो इसका कि इस सेट के अंदर, इस करली ब्रैकेट में, यानी कि इस सेट में सारे ए बी पेयर हैं, वो सारे ए बी पेयर हैं जहां पे ए हमेशा ए से उठाया जाता है और बी हमेशा बी से उठाया जाता है, ठीक है ना। ये सारे एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, देखो हमने सेट में पढ़ा था सेट बुल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तो ये सेट बुल्डर फॉर्म ही है ना। हमने क्या कर रखा है कि हमने वो सारे पेयर ना बता करके क्या बता रखा है, उसको एक जर्नल फॉर्म में हमने इसको इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, सेट बुल्डर फॉर्म में, कि भाई इस प्रोडक्ट में ना सारे ए बी टाइप के पेयर आ रहे हैं और जो सारे ए हैं वो ए से उठाने और सारे बी कहां से उठाने, बी से। तो ये डेफिनेशन अब क्लियर हो गई। अब आपको ये इजीली जो है ये डेफिनेशन जो दी है ये आपको क्लियर हो जाएगी एक बार अगर आपने जो है ये सारा अच्छे से समझा है तो, ठीक है। अब बच्चों इस ऑर्डर पेयर की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो प्रॉपर्टीज हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेगी। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। चलो देखो, अगर पहली चीज तो मैंने क्या बता दी कि देखो, पहली चीज तो हमने ये बता दिया कि जो ए है और बी है दोनों सेट कैसे होने चाहिए, बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है ना, दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए तभी पॉसिबल है पेयरिंग, ओके। और सेकंड चीज क्या है कि कभी भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं आएगा इफ ए डज नॉट इक्वल टू बी। अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ये सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के कभी इक्वल नहीं आएंगे। एंड जो थर्ड जो पॉइंट है यहां से हमारे पास आया है कि अगर इनमें से कोई भी एक एम्प्टी सेट हो जाए, वो तो वही बात हो गई कि अगर एक एम्प्टी हो जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इफ ए बी पेयर जो है वो सी डी पेयर के इक्वल है, मतलब एक ऑर्डर पेयर किसी दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल है, तो वो इक्वेलिटी तभी होगी जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू द
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड पेयर, और यहाँ पे ये ऐसे, यानी कि जब आपका A इक्वल टू C है और B इक्वल टू D है, जब भी ये ऑर्डर पेयर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कहने का मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बोल दिया कि अगर x और y एक पेयर मुझे ये दे रखा है कि ये ना 1 और 2 के इक्वल है, इसका मतलब हमें ये साफ साफ शब्दों में ये बोला जा रहा है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। ओके, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट के और सेकंड पोजीशन वाला सेकंड के, इस तरह से। तो क्वेश्चन यहां से कैसे आते हैं मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो हम एक्सरसाइज करेंगे बट फिर भी यहाँ पे हम कर लेते हैं। मान लो मुझे ये दिया हुआ कि x प्लस 2 कोमा y प्लस 1, ठीक है, ये एक पेयर है। देखो इसमें ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड, और ये हमारा इक्वल है 3,4 के। ध्यान से देखो, अब हमें ये दे रखा और हमसे बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो अभी मैंने जो आपको ऊपर बातें बताई उससे इस ये वाली चीज से हमें क्या पता चला कि x प्लस 2 जो है वो 3 के इक्वल है एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये देखो, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है पेयर के वो इक्वल है, तो हमारे पास ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी और ये हम इस तरह से यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये एक्सरसाइज करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे वहां पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद, देखो बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक चीज और, यहाँ पे कौन सा फोर्थ पॉइंट हो गया, ये फोर्थ पॉइंट और देखो एक बार। अगर मुझे कोई बोले कि ठीक है मैम, ना तो सेट जो है एम्प्टी है, ठीक है, और ना ही उसमें हमने 3-4 एलिमेंट डाले, मैं सीधा आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ना इनफाइनाइट सेट ले लो। मान लो कोई भी सेट है, मान लो जो सेट ए है, सेट ए जो है उसके अंदर ना सारे इंटीजर हैं या नेचुरल नंबर हैं यहाँ पे, और अप टू इन्फिनिटी तक। यहाँ देखो ये सेट ना इनफाइनाइट सेट है। सेट आपने पढ़ लिया कौन से फाइनाइट होते हैं कौन से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब बी सेट है ना, वो भी इनफाइनाइट सेट ही है, वो होल नंबर का सेट है, ये भी इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने कोई 2 सेट ले लिए, 2 इनफाइनाइट सेट ले लिए। अब बताओ, अब क्रॉस प्रोडक्ट जब आप इनका निकालोगे तब क्या रहेगा। अगर अभी आप कह रहे हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए क्रॉस बी के हम निकालेंगे, तो आप उनको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी को आप मल्टीप्लाई करो, निकालो। अब यहाँ भी इनफाइनाइट है, यहाँ भी इनफाइनाइट है, अब क्या करें। तो बच्चों यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, सीधा आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज आल्सो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और पता भी है पेयर कितने बनेंगे इनफाइनाइट, 1 जो है, ध्यान से देखो 1 ने किसके साथ 0 के साथ बनाया, 1 ने 1 के साथ, 1 ने 2 के साथ, 1 ने 3 के साथ, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी बनाता रहेगा, ठीक है ना। और इसी तरह से क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे। और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जब भी हमें, अब कोई ये भी हो सकता है कि ये मुझे एक फाइनाइट सेट दे दिया, इसमें 50 तक वैल्यूज दे दी, फाइनाइट हो गया सेट, बट ये सेकंड सेट इनफाइनाइट दे दिया। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर ए और बी में से एक भी सेट इनफाइनाइट हो गया ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस भी इनफाइनाइट ही होंगे, क्योंकि जो पेयरिंग होगी वो इनफाइनाइट जो है पेयर बनेंगे वहां पे, और इसलिए जो है ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो या तो दोनों को फाइनाइट होना जरूरी है, अगर एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए आएगी तो इन दोनों का फाइनाइट होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। अब देखो बच्चों, इसमें ये तो अभी मैंने तुम्हें प्रोडक्ट बताया था, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 3 सेट्स गिवन हो, यानी कि मुझे ए बी और सी दिए हो और मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अभी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था, ठीक। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेट जो हैं, मतलब 3 सेट्स जो हैं, इनका भी प्रोडक्ट निकल सकता है, इनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल सकता है। तो बिल्कुल निकल सकता है बच्चों। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, वैसे ही सेट की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे सिर्फ ये हो जाएगा, पेयरिंग नहीं बनेगी। अब यहाँ पे मतलब ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे अब ऑर्डर ट्रिपलेट्स। अब देखो, अब ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स इतना मतलब आपको पहले मैं ये जो एरो डायग्राम से बताती हूँ, इतना सिंपल भी नहीं है कि इसमें, क्योंकि बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरा ए सेट है, वो है 1 2 एंड 3, छोटे छोटे सेट लेती हूँ ताकि पेयरिंग जो यहाँ पे पेयरिंग है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। और यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे 4 एंड 5 एंड सी ले लेते हैं 6 एंड 7, ओके। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमने सेट लिया, ठीक है। पहले जैसे, अब एक बात बताओ बच्चों, जब आप
3 नंबर की मल्टीप्लीकेशन करते हो, 3 नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हो, तो देखो एक बार में दो की ही तो कर पाओगे, या एकदम से आप तीनों की कैसे करोगे? पहले 2 को 3 से करोगे 6 आएगा, तभी तो आप 6 की 5 से करोगे 30, तो पहले तो एक बार इन्हीं की करोगे ना, ठीक है ना, पहले इनकी करोगे फिर इसको इससे करोगे ना। सेम यही चीज है कि पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लोगे ए और बी का, फिर आप सी का निकालोगे। जैसे अभी 1 2 एंड 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे देखो 1 4 के साथ 1 5 के साथ, 2 4 के साथ 2 5 के साथ, 3 4 के साथ 3 5 के साथ, तो यहाँ पे जो हमारा ए क्रॉस बी निकलेगा वो क्या होगा? ध्यान से देखो बच्चों, 1 4 1 5 और 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। ओके, ये बन गया। अब क्या है, अब ये ए क्रॉस बी आने के बाद अब हम किससे इसको यहाँ पे किसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे? अब सी को और लेते हैं, अब सी का, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज, देखो बच्चों ए क्रॉस बी अपना इतना आया था, अब हमने ए क्रॉस बी को अब ये भी तो हमारा सेट ही है, मैंने बार बार ये बोला है पीछे कि ये सेट ही तो है। अब हमने क्या करना है, इस ए क्रॉस बी को सी से किसी के साथ प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि अब हमारा क्या बन जाएगा, ये ऑर्डर ट्रिपलेट आएंगे हमारे, ठीक है। ये 3 सेट्स का क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये एक बार इसके साथ फर्स्ट सेट तो यही है, ये सेकंड सेट है, तो इसका एलिमेंट लेंगे ना, एक बार इसके साथ पेयर बनाएगा, एक बार इसके साथ बनाएगा, तो हम लिखने लग जाते हैं यहाँ पे। तो 1 4 था, किसके साथ पेयर? ये एक एलिमेंट था ना, अब इसने 6 के साथ, ध्यान से देखो ऐसे आएंगे। अब 1 4 7, अब देखो अब किसकी बारी? 1 5 की, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो क्या आ जाएगा? 1 5 6 1 5 7, इसी तरह से 2 4 6 2 4 7, फिर अगले की 2 5 6 2 5 7, देखते जाओ, और ये आ जाएगा आपका 3 4 6 3 4 7 3 5 6 एंड 3 5 7, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी, कोमा से जो है एलिमेंट्स को आप सेपरेट कर दो। ये देखो बन गए ऑर्डर ट्रिपलेट्स। इनको क्या बोलेंगे? ये ऑर्डर पेयर ना होकर के क्या है? ऑर्डर ट्रिपलेट्स। तो आप जो है 3 सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो इजीली। आपके जो एनसीईआरटी में हैं 1-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी, तो वो इजीली निकल जाएंगे, मुश्किल इनमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या ये डिफरेंट सेट्स पे पॉसिबल है? नहीं, ए क्रॉस ए, यानी कि आप तीनों सेट इक्वल भी, वही बात हो जाएगी। जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था 2 सेट का, यहाँ पे 3 का निकाल लेंगे, एज इट इज हो जाएगी, आएंगे उसमें भी ऑर्डर ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सेकंड चैप्टर की 2.1, वो ये जो मैंने बताया है इसी पे बेस्ड है सारी, और हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, ये तो आपको इंट्रोडक्शन कराया कि भाई इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज को थोड़ा सा क्लियर करा। अब हम जो आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें 2.1 एक्सरसाइज को थोड़ा सा उसमें क्वेश्चंस को आपको करके दिखा दूंगी, ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर जो है बच्चों नया है ना, इससे हमारे 10th वाला जो मैथमेटिक्स है उससे कोई लिंक नहीं है इसका, बट ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वाला जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर ये 12th क्लास में भी है, और ये फर्स्ट चैप्टर ही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना पूरा जो कैलकुलस का पार्ट जो आपका 12th में जो सबसे कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट 50% जो पेपर आता है 12th का वो कैलकुलस से आता है, वो सारा कैलकुलस इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी हम 11th क्लास के भी कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो इस चैप्टर को किए बिना हो नहीं सकते, तो ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे काफ़ी जो है और जो चैप्टर्स हैं उनका जो कंसेप्ट है वो इस पे बेस्ड है सारा का सारा, तो इसलिए इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके।